कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेशन में ऐसे कदम उठा लेता है ना, जिसके चलते उसकी जिंदगी पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। सुना होगा आपने कि गुस्से में किया हुआ काम हमेशा बर्बादी ही लाता है। इसलिए कहते हैं कि शांत मन से, बिल्कुल चित्त मन से बैठ करके किसी भी काम को करना चाहिए। जल्दबाजी जो है यह शैतान की ही निशानी है। तो आज की कहानी के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ ऋत्विक के साथ में भी, जहां वो आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते या अपनी मूर्खता के चलते ऐसे कदम उठा गया जिसके चलते उसको यहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा हर्जाना भरना पड़ा। तो ये जो कहानी है ये बेसिकली कॉन्टिन्यूएशन में है। वो आपने देखी होगी कल कहानी मौत का तांडव, उसके एंड में मैंने कहा था कि ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, तो इसके कॉन्टिन्यूएशन में है। आपको स्क्रीन के ऊपर थंबनेल दिख रहा होगा। तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद आप इस पार्ट पर ही आइए, क्योंकि स्टोरी जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में है। अगर आपने वो पार्ट देख रखा है तो आप इस स्टोरी को देख सकते हैं। बिना देरी के मैं स्टोरी को स्टार्ट कर देता हूँ। ऋत्विक ने जैसे ही उसे देखा, देख करके पहला सवाल उनके मन के अंदर यही आया, मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। इसका एक एहसास है जो मेरे इर्द गिर्द था, या फिर मुझे पता नहीं, मैंने कहीं तो इसको देखा है। यह बात उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड मुकुल को, जो उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त था मुकुल, उसको भी बाद में बताई थी। यही बातें उनके दिमाग के अंदर चल रही थी कि अचानक से वो लड़की अपने कमरे की ओर चली गई। खास बात उस लड़की के बारे में पता है क्या थी? ऐसा नहीं था कि उस लड़की को कोई और नहीं देख सकता था, सिर्फ ऋत्विक ही देख सकते थे। नहीं, सभी लोग, होटल में मौजूद भी सभी लोग उस लड़की को देख सकते थे। कुछ भी अनयूजुअल उस लड़की के बारे में नहीं था। अगले दिन वो लोग दोबारा से इधर शिमला घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पर भी जब वो लोग घूम रहे थे तो यहां पर जगह जगह पर उनको वही लड़की दिख रही थी। इधर ऋत्विक को तो वो लड़की दिख ही रही थी, इसी के साथ साथ जो उनके दोस्त थे, बेसिकली 4 दोस्त जो थे, उनको भी दिख रही थी। चारों के मैंने नाम यहां पर नहीं लिए, सिर्फ मुकुल का मैंने नाम लिया है, क्योंकि उसकी ही स्टोरी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। ये सब चलता रहता है और ऋत्विक को लगता है आखिर ये है कौन? ये देखी जानी पहचानी सी है, मगर कहाँ देखा है? मुकुल से वो पूछते हैं, मुकुल एक बात बता यार, ये स्कूल में थी क्या हमारे? मुकुल ने एक नज़र देखा उस लड़की की और कहा, यार मुझे तो नहीं पता, देख स्कूल में तो मैंने कभी इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं, कॉलेज में भी नहीं थी यार, पता नहीं यार, शायद तेरे मन का वहम हो। बाकी लड़के जो थे उनके ग्रुप के अंदर वो बेसिकली कह रहे थे, भाई इतनी सुंदर लड़की अगर हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए ना तो भाई जिंदगी के वारे न्यारे हो जाए। ऋत्विक कह रहे थे, यार तुम्हारी तो यही बातें चलती रहती है, तुम इन बातों को छोड़ो। ये सब चला और उस दिन ये लोग बेसिकली घूम फिर करके वापस से अपने होटल में आ गए। तो इधर ये लोग बैठे हुए थे और बाहर इन्होंने इधर बॉनफायर को जला लिया था और 4-5 दोस्त इधर बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। दूर ऋत्विक यहां पर देखते हैं कि वो लड़की खड़ी होकर के पहाड़ों की तरफ देख रही है और कोई उसके आसपास नहीं था। ऋत्विक ने मुकुल से पूछा, यार हमने जब इसको घूमते हुए देखा था तब भी ये लड़की बिल्कुल अकेली थी और ये अब भी बिल्कुल अकेली है और कोई इसके चेहरे पर खुशी नहीं है, ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा है देख करके, ऐसा कैसे हो सकता है? मुकुल ने कहा, भाई हम एक काम कर सकते हैं, इससे बात कर लेते हैं, अगर ये हमारे साथ घूमने में कंफर्टेबल हो तो ठीक है। ऋत्विक ने कहा, लेकिन यार फ्लर्ट वगैरह मत करना, क्या पता उसको कोई प्रॉब्लम हो। उन्होंने कहा, ठीक है यार, वो तो बस मजाक की बात है, तू सीरियस मत हो। ऋत्विक ने और सभी लोगों ने एक और भी बहुत अनयूजुअल चीज नोटिस करी थी कि उस लड़की के जो बाल थे ना वो बेहद लंबे थे। लड़कियों के अक्सर इतने लंबे और इतने घने बाल नहीं होते, और काले थे उसके बाल, बहुत काले थे। जैसे नॉर्मली कोई भी जवान आदमी होगा तो काले बाल होंगे, लेकिन एक डेंस ब्लैक जिसे कहते हैं ना, हद से ज्यादा कालापन होना, वो उसके बालों के अंदर था, जो बहुत ज्यादा उसके बालों को सुंदर बना रहा था। घुटनों से नीचे तक उसके बाल थे और वो खोल करके उन बालों को चला करती थी। ऋत्विक उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, मैम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने कहा, क्या मतलब, क्या आपका कहने का? उन्होंने कहा, नहीं मैं देख रहा था कि कल रात को भी आप बिल्कुल अकेली थी, आज भी आप बिल्कुल अकेले हैं, और इसी के साथ साथ घूमते फिरते भी 1-2 बार नजरें टकराई थी हमारी, कोई आपके आसपास नहीं है। तो वो कहती है,
मैं सोलो ट्रैवलर हूँ और मुझे घूमना अकेले पसंद है। तो वो कहते हैं कि आप अगर चाहें तो आप हमारे साथ में बैठ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अकेले बोर हो रही हैं देखकर, आपको ऐसा लग रहा है। वो लड़की जैसे इसी चीज़ की फिराक में थी, उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ आ जाती हूँ। वहाँ पर वो उनके साथ में बैठ गई और बातचीत शुरू हुई। उसने कहा मेरा नाम है शीना। तो शीना उसका नाम था और यही नॉर्मल बातें कि आप अकेले क्यों घूमना प्रेफर करती हैं, ये सब बातें। तो उसने कहा मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरा इस दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेली घूमती हूँ। शायद मुझ में ही कोई खोट है जिसके चलते कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। ऋत्विक ने कहा अरे मैम आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, आप हम आपके दोस्त बन जाते हैं, आप अकेले नहीं रहेंगी, ऐसा कभी मत सोचिए। उन्होंने पूछा आप कहाँ से बिलोंग करती है, तो इत्तेफाकन वो लड़की भी ये कहती है कि मैं भी दिल्ली से ही हूँ और ऋत्विक पश्चिम बिहार से थे, तो वो दिल्ली में कहीं और जगह से थी और दोनों का घर जो था पास पास ही था। तो ऋत्विक ने कहा अरे तो पास की ही बात है, अब तो हम रोज ही मिल लिया करेंगे। उन्होंने वीडियो कॉल भी करी मीनल को और मीनल को वीडियो कॉल करके शीना से बात भी करवाई। शीना बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही थी, ऐसा नहीं कि मीनल से वीडियो कॉल के दौरान वो उस पर चिल्ला रही हो या बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्सा दिखा रही हो, नहीं, कंप्लीटली बिल्कुल नॉर्मल हंसते हुए जैसे दो दोस्त बात करते हैं। बाकी सब भी बात कर रहे थे, कुछ भी और तो नहीं था उस लड़की के अंदर कि ऋत्विक को ऐसा लगता था कि मैंने इसे कहीं देखा है। बार बार उनके जहन के अंदर ये सवाल उठता था। उन्होंने शीना से भी पूछ ही लिया, शीना मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या, या तुमने कभी मुझे देखा हो, कोई कभी हमारी पहले मुलाकात हुई है? उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, सपनों में हुई है हमारी मुलाकात। उन्होंने कहा क्या? अरे यार मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, मैं पहली बार इस ट्रिप में आ रही हूँ, तो शायद सपनों में ही मुलाकात हुई होगी। ये बात उन्होंने बोली और शीना हंसने लग गई। ऋत्विक पहले तो सीरियस रहे और बाद में वो भी हंस पड़े। उन्हें लगा मन का वहम होगा और शायद मैं इसकी सुंदरता में कुछ ज्यादा ही खो गया हूँ। यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो ऋत्विक के हाथ में धागा था शायद से उसके चलते उनको लगातार घबराहट फील होती थी। उस घबराहट की जो इंटेंसिटी थी ना, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। यानी कि पहले तो कम थी, आज के दिन में ज्यादा थी, और अगले दिन जब वो लोग यहां पर घूमने के लिए गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी छाती में उनकी सांसें अटक गई। मतलब यहां से ज्यादा उनको प्रेशर लगाना पड़ रहा है और वो सांस नहीं ले पा रहे, उनको बहुत मुश्किल हो रही है, जैसे लंग्स ढंग से काम नहीं करते, इस तरीके से उनको फील होता था। तो वो यही सोचते थे कि यार आखिर ये प्रॉब्लम है तो है क्या। बहुत उन्होंने सोचा और एक काम उन्होंने ऐसा कर दिया जिसको शायद से उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनकी मां ने उनसे बस एक छोटी सी चीज मांगी थी, उस मुराद को भी वो पूरा ना कर सके। उन्होंने उस धागे को तोड़ दिया, तोड़ करके अपने होटल की एक दराज में रख दिया और सोचा जाते हुए दोबारा पहन लूंगा, मां को क्या ही पता चल जाएगा। जब से उन्होंने वो धागा उतारा तब से उनकी तबीयत ठीक हो गई। अभी तक तो खराब थी, ये ठीक कैसे हो सकती है? अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सब कुछ जो मन के अंदर मेरे हो रहा था, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इस धागे की वजह से हो रहा था, जिसके चलते मैं शीना पर भी शक कर रहा था और मैंने जब से इसको उतारा मेरी जिंदगी बहुत तगड़ी चल रही है। शीना से वो लोग जब भी बात करते थे तो वो पूछते थे कि आखिर तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? तो वो कहती थी कि मुझे एक लड़के से प्यार था, लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई और वो इस दुनिया से चला गया, जिसके चलते मैं हमेशा अकेली हूँ। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसके लिए कितने भी जन्म ले सकती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी ही हूँ, मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ सकती। और यही सब बातें थी जिसके चलते शायद से वो डिप्रेशन में थी या फिर उदास रहती थी। बट जब से उसको नए दोस्त मिले तब से वो काफ़ी खुश थी। उस लड़की की सच्चाई से इधर कोई भी वाकिफ नहीं था कि कितना बड़ा तूफान इधर ऋत्विक की जिंदगी में दस्तक दे रहा है। किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था कि आखिर सच्चाई है तो है क्या। अगली रात जो इधर शीना थी वो अकेली ऋत्विक के साथ में बैठी हुई थी और बॉनफायर उन्होंने जला रखा था। अकेली वो बैठी हुई थी और बस वो अपने अकेलेपन का रोना ही उनके सामने रोए जा रही थी कि मैं बहुत अकेली हूँ, ये है वो है। इसी के साथ साथ इधर शीना जो थी वो लगातार ऋत्विक की थाई पर अपने हाथ को मूव कर रही थी और इंडिकेशन दे रही थी। आप समझ सकते हैं मैं किस इंडिकेशन की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ वो कर रही थी और ऋत्विक जो थे वो कहीं ना कहीं पहले से ही इधर शीना की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते ही थे और वो उस रात बहक जाते हैं और बहक करके उन दोनों का इधर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका था।
तो जब ये चीज़ हुई, इसके बाद में ऋत्विक को अपने आप से ही घिन आने लगी और उन्होंने इधर साफ साफ कह दिया कि शीना, तुम्हारे और मेरे साथ में जो भी ये हुआ है, इसकी भनक मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं होनी चाहिए। मैं किस तरीके से बहक गया मुझे समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं तुम्हारी आंखों में डूब गया हूं। तुमने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया, तुमने वो करवाया मुझसे जो मैं करना नहीं चाहता था। इधर शीना इस बात पे लड़ पड़ी उनसे कि तुम ये बात क्या कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, तुमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। सब कुछ ऐसा चल रहा था और उस दिन बहुत भयानक लड़ाई उन दोनों के बीच में हो गई। दोस्तों ने पूछा भी कि क्या हुआ, तो उन्होंने बस ये बोला कि कुछ नहीं, और हम जो है शीना से बात नहीं करेंगे। तो जब से उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद से ही जो इधर ये शीना थी वो कहती भी थी कि इसी के चलते शायद कोई मेरा दोस्त नहीं बनता और सभी लोग मुझे छोड़ करके चले जाते हैं, और मेरे को शायद से तुम्हारे अंदर अपना वो पुराना प्यार नजर आया था ऋत्विक, मगर मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो। जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो ऋत्विक ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ये लड़की काफ़ी उदास रहती है, और इसी के चलते उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया था। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को हम लोग भूल जाएंगे और कभी भी इसको दोहराएंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन इधर जो ऋत्विक थे वो इधर घूम रहे थे और अचानक से जो शीना थी वो भागते हुए रोड के बीचों बीच चली जाती है और ऋत्विक को कहती है, ऋत्विक ऋत्विक इधर आओ, तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ से जो नज़ारा है ना, जो यहाँ से सूरज दिख रहा है वो बहुत सुंदर है, जल्दी आओ ऋत्विक। तो इस वक्त पर जो बाकी के 4 दोस्त थे वो ऋत्विक के साथ में नहीं थे। ऋत्विक और शीना ही इधर अर्ली मॉर्निंग बेसिकली घूम रहे थे। आदत थी ऋत्विक की कि वो जल्दी उठ जाया करते थे, सुबह 6 बजे के आसपास ही वो उस रोड पर जाते हैं। और पहाड़ों के आप मौसम जानते हैं कि सुबह 6 बजे भी एक तरह से रात ही होती है, पूरा दिन खिला हुआ नहीं होता। वो उस वक्त पर वहां पर जाते हैं और अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है और उस ट्रक की जो इधर लाइटें हैं वो छपक रही हैं, जो वो हमेशा सपने में देखा करते थे। उनके पैरों ने इधर उनका साथ देना बंद कर दिया, हिल भी नहीं पा रहे थे। चाहते थे वो कि वो वहां से भाग जाएं, पर वो भाग नहीं पाए। इतने में ही पीछे से मुकुल देख लेता है कि ऋत्विक इधर रोड पे शीना के साथ में खड़ा है और एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है। दूर ज्यादा नहीं था, वो पास में ही था वो, और इतना पास आप कह सकते हैं कि अगर वो भाग करके आता तो उन दोनों को बचा लेता। ये उसने देखा और अचानक से वो चिल्लाता है, ऋत्विक ऋत्विक। ऋत्विक नहीं सुन रहा था, वो भागते हुए जाता है, ऋत्विक की इधर पीछे से टी शर्ट पकड़ता है और उसको पकड़ के पीछे खींच लेता है। ऋत्विक तो बच गया, लेकिन शीना को वो ट्रक उसी वक्त रौंद करके आगे बढ़ गया। शीना की मौत हो चुकी थी। वो शीना जो इतनी अकेली थी और जिसको अब जाकर के जिंदगी में कुछ सुकून मिला था, कुछ दोस्त मिले थे, वो मर गई थी। ये बात उन्होंने मीनल को बताई। तो मीनल भी इधर काफ़ी दुखी हुई कि बेचारी शीना के साथ में ऐसा हो गया। खैर उन्हें सच नहीं पता था कि आखिर इन दोनों का जो है इधर चक्कर क्या चला था, तो वो काफ़ी दुखी हुई। मीनल का जो अंतिम संस्कार था वो सब भी उन्होंने उधर ही किया। लेकिन एक बहुत ही ऑड चीज़ उस वक्त पर उन 5 लोगों ने, ऋत्विक और उनके 4 दोस्तों ने, कुल मिलाकर के जो 5 लोग थे, उन्होंने इधर नोट करी कि जो उसकी बॉडी थी वो आम डेड बॉडियों जैसी नहीं थी। उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो इसका जो शरीर है ये काफ़ी पुराना है, ये अभी का शरीर नहीं है। लेकिन इन सब बातों को उन्होंने इग्नोर किया और उसको इधर अग्नि दी और सारे इधर हिंदू रिचुअल्स के साथ में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। खैर अगर बात यहीं तक ही रुक जाती तो सब कुछ ठीक था। इधर डेट आती है 11 जून 2017 की। 11 जून 2017 ठीक रात के 11:50 पे ऋत्विक को ऐसा फील होता है कि उनके आसपास कोई है और वो जो शख्स है उनसे कुछ कहना चाहता है। उनके कान में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, कोई कुछ बोल रहा था। एक परछाई जो उनको अब तक अपने सपनों में दिखती थी वो अब हकीकत में उनके सामने आ रही थी। ऐसा उन्हें महसूस हो रहा था, मगर वो उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर करते हैं और सोचते हैं मेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। इधर 10 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं और 10 मिनट के बाद में उन 4 दोस्तों ने
इधर ऋत्विक का बर्थडे सेलिब्रेट किया। खैर शोर शराबा ज़्यादा उन्होंने नहीं किया क्योंकि शीना की डेथ हो चुकी थी, बट एज प्लैंड उनको इधर 7 दिन बिताने थे शिमला में। तो शिमला में 7 दिन बिता करके उन्होंने सोचा कि कल हम लोग चले जाएंगे। अगले दिन सुबह 6 बजे ऋत्विक उठते हैं और आज वो बहुत खुश थे कि देखो इधर जो है 12 जून जो है आ चुकी है, मेरी मौत अभी तक नहीं हुई है, सुबह का वक्त है और आज तो ना मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह से बाहर ही नहीं निकलूंगा, मैं घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरी मौत नहीं हो सकती। उन्होंने इस चीज के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि आज के दिन मैं इधर बाहर नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा भी था कि तुम्हारा बर्थडे है। खैर उनको सच नहीं पता था कि ऋत्विक इधर क्या छुपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि डर तो था, चाहे वो कितने ही नास्तिक क्यों ना बन गए हो, लेकिन डर था। सुबह का अखबार उठा करके वो पढ़ते हैं। इधर जो वो पहली हेडलाइन देखते हैं उसको पढ़ते के साथ में ही ऋत्विक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी भी शख्स ने ऐसी हेडलाइन अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ी होगी। उधर लिखा हुआ था कि ऋत्विक की एक एक्सीडेंट के चलते मौत हो चुकी है। एक ट्रक ने इधर ऋत्विक को कुचल दिया। ऋत्विक ने सोचा कि आखिर ये मुमकिन है तो है कैसे, किसी ने उनके साथ प्रैंक तो नहीं किया। उस न्यूज़पेपर को तो छोड़ो, उन्होंने दूसरी कंपनी का भी न्यूज़पेपर देखा, उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई थी। उधर होटल के मैनेजर से उन्होंने पूछा कि दूसरा न्यूज़पेपर दो। खैर सुबह इस वक्त पर कोई भी नहीं उठता था, तो मैनेजर जो था उसने भी इधर न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, किसी ने भी नहीं पढ़ी थी। उधर भी यही बात लिखी थी। तो उन्होंने इधर फ़ोन किया और पूछा कि आखिर ये न्यूज़ दी तो दी किसने। उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा मैं ऋत्विक, जिसकी न्यूज़ आप लोगों ने छापी है ना, और आपने नहीं, ये सब लोगों ने जो इधर न्यूज़ छापी है, आई विल सू यू। मैं आप लोगों को कोर्ट के इतने चक्कर कटवाऊंगा ना कि आप लोग पागल हो जाएंगे। मैं जीते जी आपसे बात कर रहा हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने कहा सर आपकी मौत की खबर आपके ही एक दोस्त ने हमको दी है। क्या कौन है वो, बताइए मुझे, किसने दी आपको ये खबर? कहा उसका नाम है शीना। उन्होंने कहा क्या शीना तो मर चुकी है, 2 दिन पहले मैंने खुद उसकी बॉडी को यहां पर अग्नि दी है, उसने आपको कैसे खबर दी? वो इधर फोन को काटते और इधर उस न्यूज को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पूरा आर्टिकल आखिर है क्या। वो उसे पढ़ ही रहे थे कि अचानक से वो इधर अपने होटल से बाहर आते हैं और बाहर आकर के रोड की तरफ देखते हैं। रोड के सामने उधर शीना खड़ी हुई थी, जो उनको देख करके मुस्कुरा रही थी। ऋत्विक को भरोसा नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, क्योंकि शीना को उन्होंने खुद आग दी थी, वो वापस से उनके सामने कैसे खड़ी हो सकती थी? अगर वो इधर चाहते तो शायद अपने दोस्तों को बुला सकते थे, मगर उन्होंने इधर किसी को भी बुलाना सही नहीं समझा। वो भागते हुए रोड के बीचों बीच गए। वहां पर उन्होंने शीना को पकड़ा और कहा शीना तुम जिंदा हो, और ये न्यूज़ किसने छापी, और क्या हुआ? शीना कुछ नहीं बोल रही थी। अचानक से इधर ऋत्विक को एक ट्रक आते हुए दिखाई देता है और उसकी भी जो इधर लाइटें थी वो ऐसे ही झपक रही थी। ऋत्विक इससे पहले कुछ कर पाते, वो ट्रक उनको कुचल के आगे बढ़ जाता है। जो भविष्यवाणी हुई थी वो इधर एकदम सच साबित हुई। उसको ऋत्विक बदल नहीं सके। कुछ यहां पर 1-2 मिनट ही बीते कि इधर सभी लोगों को पता चल गया कि एक मौत हो चुकी है। तो ऋत्विक के दोस्त जब इधर उठे तो उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनके दोस्त की इधर लाश होगी। ऋत्विक के पास तो वो गए भी नहीं, बाहर जाकर के खुद ही उन्होंने देखा, वहां पे ऋत्विक मरा हुआ था। अंदर जाकर के उन्होंने वापस से इधर चेक किया, ऋत्विक अपने कमरे में नहीं था। किसी को इधर सच के बारे में कोई भनक नहीं थी। खैर ऋत्विक की बॉडी को वापस से इधर दिल्ली लाया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया और जो इधर भविष्यवाणी हुई थी वो इधर सच साबित हो गई। उनकी माँ बहुत रो रही थी और लगातार ये बात बोल रही थी, मैंने कहा था मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मैंने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माना और अंजाम इसके सामने है। मैंने कहा था हमारा बच्चा नहीं बचेगा। वो बहुत रो रही थी, उनके फादर भी रो रहे थे। तो इधर जो मीनल थी और उनके दोस्त जो थे, उन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें कैसे पता था कि ऋत्विक की मौत होने वाली है, ये क्या छुपा रहे हैं। जो भी हुआ इधर ऋत्विक का आखिरी में क्रियाक्रम करा गया। सारे इधर पैतरे उन्होंने आजमा लिए थे ऋत्विक को बचाने के, पर ऋत्विक नहीं बचा। इसके बाद में कुछ 1 महीना इस इंसिडेंट को बीत जाता है। तो इधर जो ऋत्विक के दोस्त थे और ऋत्विक के पेरेंट्स जो थे वो सब बैठे हुए थे और
एक शोक का ही माहौल था। तो वो पूछती हैं ऋत्विक की माँ कि बेटा तुम लोग गोवा गए थे तो वहाँ पे क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा माँ जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हम लोग गोवा नहीं, हम लोग शिमला गए थे। ऋत्विक ने हमें कहा था कि तू माँ से झूठ बोल दियो, लेकिन सच मत बताइए, मुझे शिमला ही जाना है। वो फिर रो पड़ती हैं। उन्होंने कहा मैंने इसे रोका था कि तू शिमला मत जा, लेकिन ये नहीं माना। मीनल इधर पूछती हैं कि आखिर बात है क्या, आप लोग छुपा क्या रहे हैं, आपको कैसे मालूम था कि ऋत्विक मरने वाला है। सारी बातें वो बताती हैं कि इधर भविष्यवाणी हुई थी। तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ये चीज हो कैसे सकती है। लेकिन एक सवाल सभी के मन में था कि आखिर ऋत्विक के पीछे कौन सा ये श्राप था, कौन सा कर्स उनको फॉलो कर रहा था जिसके चलते उनकी मौत हुई। तो उन्होंने कहा कि जो बाबा जी थे उन्होंने हमें ऋत्विक के दूसरे जन्मदिन पर सारी बातें बताई थी। असल में एक लड़की जो थी जिसका नाम था यहाँ पे शीना, वो ऋत्विक से बहुत प्यार करती थी। जैसे ही शीना का नाम सामने आया सभी की आंखें फट गई। उन्होंने कहा शीना, आंटी शीना थी हमारे साथ में, वो उस ग्रुप में थी और हमारे साथ में थी वो, और वो ऋत्विक से बहुत बात करती थी। ये सब कुछ तो हमने खुद देखा था। उन्होंने कहा बेटा आखिर उसका हुलिया थोड़ा बताओ। उन्होंने कहा हुलिया तो आंटी हमें ढंग से याद नहीं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आप समझ लीजिए, और इसी के साथ साथ बहुत लंबे उसके बाल थे। उन्होंने जैसे ये बात सुनी तो ऋत्विक के माँ बाप ने दोनों ने अपने माथे पर हाथ रखा और बोला हे भगवान, आखिर वो चुड़ैल इसको लेकर ही चली गई। वो बहुत दुखी थे। तो उन्होंने कहा आंटी बात क्या थी। अब बेटा पिछले जन्म में ऋत्विक जो था इसका नाम विजय था और ये एक शीना नाम की लड़की से प्यार करता था। बाबा जी ने कहा था कुछ 23 या 27 साल की उम्र के अंदर इधर जो विजय था, यानी कि जो ऋत्विक था उसका पुराना नाम विजय था, विजय और शीना इधर एक रोड पर थे और अचानक से एक ट्रक आकर के इधर विजय को कुचल के चला गया। विजय ने शीना को इधर धक्का दे दिया। शीना की जान उसने बचाई, लेकिन खुद वो बच नहीं सका। शीना उससे बहुत प्यार करती थी और इसी के चलते उसने जीते जी ये फैसला किया कि वो अपनी आत्मा का सौदा इधर हमेशा हमेशा के लिए कर देगी, और वो भी विजय के साथ में। वो कभी भी इधर विजय को नहीं छोड़ सकती थी और उसने इधर काले जादू के सहारे से जो भी वो कर सकती थी अपने आप को इमॉर्टल रखने के लिए, वो उसने किया। उसकी मॉर्टल बॉडी तो खत्म हो गई, लेकिन जब उसकी मौत यहाँ पर हुई तो उस काले जादू के चलते वो अमर हो गई और वो एक चुड़ैल बन गई। अगर किसी प्रेग्नेंट औरत की यहाँ पे डेथ हो जाती है, किसी औरत की बहुत डिजायर होती है, तो कहा जाता है कि वो एक चुड़ैल बन जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं। अब सच क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट इस तरीके की मान्यताएं बहुत मानी जाती हैं। तो उन्होंने कहा उसकी एक डिजायर थी और इसी के साथ साथ काला जादू भी था, तो वो अपने आप को अमर रखना चाहती थी। इस चीज में वो सक्षम भी हुई और धीरे धीरे करके उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो किसी भी शक्ति से यहाँ पर जीत सकती थी। जब इधर ऋत्विक का जन्म हुआ तो गुरुजी ने इधर साफ ये बात बता दी कि इस लड़के की जिंदगी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो हमें सच नहीं बताते थे। खैर एक दिन उन्होंने बता ही दिया कि ये लड़का जो है 23 से 27 साल की उम्र तक जिएगा और वो जो चुड़ैल है वो इसको लेकर के जाएगी। कुछ इधर पैतरे हो सकते हैं जिसके चलते शायद से ये बच जाए, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये बच नहीं सकता। तो वो बताते भी हैं कि इधर जो है ऋत्विक को सपने आते थे और उसको एक औरत दिखाई देती थी, तो माँ बाप बहुत रोते भी थे क्योंकि वो कुछ भी इधर चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बात ऋत्विक की माँ को इधर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऋत्विक ने वो धागा जो था उसको उतारा क्यों, क्योंकि साफ हिदायत दी गई थी कि इसको तो मत उतारियो, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इधर जो मुकुल था उनका बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने कहा कि उसको वहाँ पे घुटन फील होती थी, जिसके चलते उसने एक बार मेरे सामने ही वो धागा उतार दिया। शीना के बारे में बात चल रही थी कि आखिर वो जो थी वो क्यों इतना पीछे पड़ी थी और ऐसा क्यों क्या कर रही थी वो, ये सब बातें चल रही थी। लेकिन इधर मुकुल ने एक और भी बहुत बड़ा सच उन सब के सामने रिवील किया। उन्होंने कहा कि इधर जो शीना थी उसके साथ में ऋत्विक का सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था और उन दोनों ने अपनी रजामंदी से ही इधर सेक्स किया था।
तो इधर जब शीना की डेथ हुई थी, इसके बाद में ऋत्विक ने ये सच खोला था मुकुल के सामने कि भाई मैंने इसके साथ ऐसा ऐसा किया था, मुझे आज भी दुख है उस चीज़ का, क्योंकि मैं मीनल से प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं सोचता था कि तेरे साथ अगर एक गम बांटूंगा तो शायद ये कम हो जाए। ये सब बातें चल ही रही थी, सब लोग रो रहे थे और यही सोच रहे थे कि आखिर उस चुड़ैल ने जो चाहा वो उसने करके दिखाया। वो यहाँ पर किसी दूसरे पंडित के पास में जाते हैं डेथ के बाद में और उनसे पूछते हैं कि आखिर एग्जैक्ट रीज़न था क्या। वो पंडित इतना ज्ञानी तो नहीं था जितने गुरुदेव थे उनके, बस वो यही कह सकता था कि एक तो उस लड़के ने वो धागा उतारा, उसके साथ में उसने उस चुड़ैल के साथ में बंधन बनाया, जिसके चलते चाहे कोई भी शक्ति इस दुनिया की उसके सामने आ जाती ना, वो उसको भी हरा देती, क्योंकि वो इधर बहुत पागल थी ऋत्विक के पीछे और वो उसकी आत्मा को पाना ही चाहती थी। वो उसको छोड़ती नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लेते। और वो जो घुटन वाली बात थी जो इधर उसको फील होती थी ऋत्विक को अपनी कलाई पर बंधे हुए उस धागे से, उसके पीछे भी इधर जो पंडित जी थे उन्होंने कहा वो इसके चलते हो सकता है कि वो चुड़ैल जो थी वो उनके मन के ऊपर इस तरीके का प्रकोप डालती थी जिसके चलते वो उस धागे को उतार दें। शायद अगर वो धागा कभी नहीं उतरता तो ऋत्विक जिंदा भी रहता। वो लोग इस चीज़ को बदल नहीं सकते थे, जो होना था वो तो होकर के ही रहा और आखिरकार ऋत्विक की यहाँ पर मौत हो गई। जो भविष्यवाणी लिखी थी वो इधर सच हो गई। और ये जो स्टोरी थी ये बेसिकली इधर मीनल ने ही शेयर करी थी, जो उनकी उस वक्त पर गर्लफ्रेंड थी। खैर अब इस बात को काफ़ी वक्त बीत चुका है और उसके बाद से ही ना तो कभी ऋत्विक का कुछ पता चला और ना ही इधर शीना का। ऐसा नहीं कि घर वालों को ऊपर कोई प्रकोप आया हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ ये ज़रूर है कि जितने भी लोग उस वक्त पर शीना के साथ में मौजूद थे उनके घर में एक रुद्राक्ष जरूर टंगा हुआ है, ताकि कल को अगर वो आत्मा उनसे कोई बदला लेना चाहे तो वो ले ना पाए। और आज तक भी उनका कुछ भी इधर बिगड़ा नहीं है। शायद से जो वो चाहती थी उसने वो पा लिया और उनको और उस आत्मा को उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। खैर ये थी पूरी की पूरी कहानी इधर एक अधूरे प्यार की, कि एक आत्मा, एक चुड़ैल इतनी पागल हो गई प्यार के चलते कि उसने इधर 27 साल तक इंतजार किया उस घड़ी का, जिस घड़ी पर वो इधर ऋत्विक को अपना बना सके। और 27 साल का वक्त इसलिए क्योंकि जैसा गुरुजी ने कहा था 23 या 27, क्योंकि वो भी भविष्य को पूरे क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। तो 27 साल की उम्र में ही विजय की मौत हुई थी और 27 साल की उम्र को ही इधर ऋत्विक की मौत भी तय थी। और इसी के साथ साथ शिमला वो लोग इसलिए लेकर के उनको नहीं जाना चाहते थे क्योंकि विजय और शीना की मौत शिमला में हुई थी ट्रक एक्सीडेंट के दौरान, और सेम उसी तरीके से ऋत्विक की भी मौत हुई। बहुत चाहा था ऋत्विक ने कि वो घर से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने मुकुल को भी कह दिया था कि वो इधर होटल से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उस जंजाल के अंदर फंस ही गए। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जो अभी तक मैंने कहानियों को कवर किया उससे काफ़ी यूनिक कहानी है ये। तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कहानी अच्छी लगी या कैसी लगी। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ उस स्टोरी को आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ आप साझा कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी सहजता के साथ आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको इधर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।